Hello everyone and good evening. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles. पहला नोटा के बारे में है, सेकेंड आर्टिकल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में है सुप्रीम कोर्ट को एंड थर्ड आर्टिकल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को हम समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल का कंटेक्स्ट समझते हैं। यू माइट बी अवेयर अबाउट इस बार के जनरल इलेक्शन में एक अनकंटेस्टेड सीट थी, तो लोगों का ये क्वेश्चन आया कि भाई एक्चुअल में क्या आप नोटा को यहां पर कंपलसरी नहीं कर सकते थे कि भाई लोगों के पास उनका वोटिंग राइट जो उनका एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने की हमें जरूरत थी, जहां पर इलेक्शन कंटेस्ट होना चाहिए था और अगर नोटा जीतता है तो उस केस में यहां पर फिर से री इलेक्शन होना चाहिए था। तो इस कंटेक्स्ट में है ये आर्टिकल, आइए समझते हैं इसको। देखो, एक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है, इन्होंने पीआईएल फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि भाई क्या नोटा को कंपलसरी ऑप्शन बना दिया जाए हर इलेक्शन में, या ऐसा हो कि भाई जहां पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट है आपका जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, वहां पर भी नोटा कंपलसरी होना चाहिए, तो उस केस में इलेक्शन आपका मैंडेटरी हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इसको अपोज कर रहा है, कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है इसको लेके। बट फिलहाल हमें समझना होगा नोटा क्या होता है। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। दैट मीन्स इन केस आपको जितने भी कैंडिडेट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं उसमें से किसी को भी आप पसंद नहीं करते हो, तो आप रिजेक्ट कर सकते हो सभी कैंडिडेट्स को। अब आप अपना कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर सकते हो राइट टू डिसअप्रूवल। अब इसको आप एक तरह से ये कह सकते हो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यहां पर अगर हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये एक तरह का आपका एक्सप्रेशन है और इसको सीक्रेटली ही हेल्प किया जाएगा कहीं ना कहीं। अब वैसे नोटा पहले इंडिया में नहीं हुआ करता था। 2013 में एक पीआईएल फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट की अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट जो दी थी उसके थ्रू नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहां पर वोटर जो राइट मतलब कहीं ना कहीं वोट करना चाहते हैं बट वो किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए एक ऑप्शन है। बट व्हाट इज द बेनिफिट आउट ऑफ दिस? लेट्स से अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो राइट टू रिजेक्ट नहीं है। एक्चुअल में आप इसे देखेंगे, अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाते हैं एंड सामने वाले को अगर एक भी वोट मिल रहा है तो स्टिल ही इज अ विनर, क्योंकि नोटा एज सच राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन अभी तक तो नहीं देता है। फ्यूचर में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है, बट डेफिनेटली अभी तक तो नहीं देता है। अब कहते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप बात करते हो तो रेयरली ये 1% वोट को रिप्रेजेंट करता है। बट यहां पर लोग कहते हैं कि भाई देखो, अगर 25 लाख वोटर्स हैं उसमें 1% भी अगर ये वोट है तो ये कहीं ना कहीं हजारों लोगों का डिसअप्रूवल है। तो कहीं ना कहीं अनकंटेस्टेड इलेक्शन के अंदर तो आप वोटर्स को चांस दो कि भाई इस चीज के अंदर वो अपनी बात को रख सकें। तो कहते हैं कि भाई बिहार 2015 में इलेक्शन में नोटा को 2.4% वोट मिला था, 2017 में गुजरात में 1.8 मिला था, और अगर बात करें जनरल इलेक्शंस के अंदर 2014, 19 और 24 में लगभग 1% के आसपास आप इसका शेयर देखते हो। तो कहा जाता है कि देखो, नोटा कहीं ना कहीं इलेक्शन के आउटकम को चेंज नहीं कर सकता। मोर ओवर नोटा की अगर हम बात करें, अगर कंपलसरी कर दिया गया तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के अंदर चेंजेस लाने की जरूरत पड़ेगी। इन एडिशन टू दिस, यहां पर इसी कहते हैं कि भाई इसकी कंपलसरी करने की जरूरत क्या है जब आप मान के चलो कि राइट टू रिजेक्ट नहीं है यहाँ पे। एंड मोर ओवर ये एक रेयर ओकेजन है जो आपको सूरत के केस में देखने को मिला था। कहते कि जब से हमारे इलेक्शन स्टार्ट हुए 1952 से, तब तक 9 बार ऐसे केसेस आपको देखने को मिले। तो यहां पर लोग कहते हैं कि भाई देखो, आर्ग्यूमेंट जो फेवर में कि ऑटोनॉमी रहेगी, डेमोक्रेटिक चॉइस रहेगी, प्रेशर रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, और कहीं ना कहीं आप इसमें आप ये मान के चलो कि ये सुप्रीम कोर्ट की 2013 की गाइडलाइन से अलाइन भी करता है। बट यहां पर आर्ग्यूमेंट क्या है, कहते हैं कि भाई पार्टिसिपेशन बहुत कम है, सिंबॉलिक है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा और बहुत सारे लीगल अमेंडमेंट्स इसमें करने पड़ेंगे। तो वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आप अवेयरनेस कैंपेन लेके आओ, लोगों को जागरूक करो, इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आओ, नए रूल्स बनाओ जिसमें नोटा में आप राइट टू रिजेक्ट भी दो, एंड इसके अलावा आपको अगर अमेंडमेंट करने की जरूरत हो तो आप अमेंड भी कीजिए लॉ को। तो ये आपका पहला आर्टिकल था। अब दूसरे आर्टिकल में हम बात करेंगे अबाउट प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देखो, प्रेसिडेंट की एक पावर है अंडर आर्टिकल 201 कि अगर कोई स्टेट का बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो उनके पास क्या चॉइसेस हैं। अब इसके ऊपर अभी रिसेंटली अप्रैल मंथ में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई और जिसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी होगी। कंट्रोवर्सी इन द सेंस
कि कहीं ना कहीं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इस चीज को कह रही है कि भाई आप कैसे एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को खुद से परफॉर्म कर सकते हो या लेजिस्लेचर के फंक्शन को कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो। इट्स अ जुडिशियल ओवर रीच। कहीं ना कहीं तीन ऑर्गन्स हैं हमारे पॉलिटी के अंदर, वन इज लेजिस्लेचर, वन इज एग्जीक्यूटिव, अनदर इज जुडिशरी। अब ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रखते हैं, बट कोई भी दूसरे का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो यहां पे इसी बात को लेकर पूरी डिबेट है, जहां पर आर्टिकल 143 के अंदर जो लाइक आप ये कह सकते हो कि 143 क्लॉज 1 के अंडर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ 14 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पूछे। अब ये रिगार्डिंग इनकी रूलिंग है जो आर्टिकल 200 एंड 201 से रिलेटेड। तो यहां पर आप ये मान के चलो कि जो रूलिंग आई उसमें ये कहा गया कि भाई गवर्नर के पास कोई बिल आता है तो उनके पास रीजनेबल टाइम है, और रीजनेबल टाइम को इंटरप्रेट करते हुए ये 3 महीने का टाइम इन्होंने यहां पर कह दिया, और सेम लिमिट आपने यहां पर प्रेसिडेंट के ऊपर भी लगा दी। तो कहते हैं कि भाई ये तो कहीं ना कहीं आपने जो इंपोज किया है यहां पर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ऊपर टाइमलाइन इंपोज करती है। तो यहां पर प्रेसिडेंट कहता है कि भाई हमारी डिस्क्रिप्शन का क्या होगा, मतलब क्या वो जस्टिफाइबल है भी कि नहीं। तो ये यहां पर आपका पूरा क्वेश्चन उठता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहा गया कि गवर्नर की क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आर्टिकल 200 के अंदर। अब गवर्नर जो है क्या वो बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अंडर अंडर आर्टिकल 200? क्या गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो जस्टिसेबल है? आर्टिकल 361 क्या बार करता है जुडिशियल रिव्यू गवर्नर के डिसीजंस के ऊपर? क्या यहां पर जुडिशरी इंपोज कर सकते हैं टाइमलाइन आर्टिकल 200 के अंडर? अब ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव की डिस्क्रिप्शन को अंडर आर्टिकल 142? कहीं ना कहीं आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट फ्रीक्वेंटली इस चीज को यहां पर यूज करता है आर्टिकल 142 को अपनी जजमेंट को प्रिवेल करने के लिए कि भाई अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इस चीज को यूज करना चाहिए था। बट आप ये मान के चलो हर साल 2 से 3 जजमेंट आपको इस आर्टिकल 142 के अंडर देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को एग्जीक्यूटिव क्या कह रहे हैं कि ये ओवर रीच है जुडिशरी की। अब इस केस में होगा क्या, कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना पड़ेगा, 5 जजेस या उससे ऊपर का। एंड यहां पर ये अंडर आर्टिकल 145 क्लॉज 3 आपका बनेगा। एंड कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि भाई देखो इसमें ये बात आती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कह सकता है। तो यहां पर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है इट शुड बी मोर देन 5+ जजेस के बेंच से होनी चाहिए थी। तो इस केस में थोड़ा उस चीज को लेके भी यहां पर रुख जो है अलग है, यहां पर आपको लाइक एग्जीक्यूटिव का देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं यहां पर आर्टिकल 143 के अंदर क्या पावर है। तो कहते हैं कि देखो मान लीजिए अगर जो प्रेसिडेंट है उन्हें किसी केसेस में ऐसा लग रहा है कि भाई एक्चुअल में किसी बात को जुडिशरी को रेफर करना चाहिए, उनका ओपिनियन लेना चाहिए, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर के लिए ये रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, कुछ भी है, उसके लिए भी ये क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को पूछ सकते हैं अंडर आर्टिकल 143, ओपिनियन मांग सकते हैं। बाइंडिंग नहीं होगा डिसीजन, बट यस मांग सकते हैं। अब पहले केस में जो अभी के रीसेंट टाइम के केसेस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं कि भाई हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हमारे पास बर्डन ज्यादा है, तो आप खुद से देख लो। दूसरे सेकंड केस में आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट के बारे में आपकी बात होती है यहाँ पे। तो कहते हैं कि भाई ओवरऑल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है। कहता है ये एक रिव्यू मैकेनिज्म नहीं है, अपील नहीं है, बस एक क्लैरिफिकेशन मांगने का तरीका है। तो कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसको बड़े बेंच को रेफर कर सकता है, कहीं ना कहीं क्यूरेटिव पिटीशन यहां पर फाइल की जा सकती है कि एरर इन जजमेंट हुआ है आपका। एंड कहीं ना कहीं ये इसकी रिव्यू पिटीशन भी आप फॉर्मली फाइल कर सकते हो। बाकी जुडिशियल फाइनलिटी अपहेल्ड करती है मेंटेन करने के लिए कि रूल ऑफ लॉ को, तो वो चीज तो आपकी अवेल करेगी। तो सारी ये कंट्रोवर्सी थी जो मैंने आपको बताई। अभी रिसेंट टाइम में वेरियस ओकेजन्स पे आपने ये सुना होगा, पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि भाई हमने ये न्यूक्लियर आर्सनल शादी ब्याह के लिए नहीं रखे हुए हैं। अब इसी चीज को देखते हुए और जिस तरह की प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, तो इन सभी चीजों को देखते हुए इंडिया ने रिक्वेस्ट की है कि भाई पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सनल को आप ए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर आप इसको डाल दो। तो इस एजेंसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वियना में है।
वियना ऑस्ट्रिया। 1957 में इस ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। वैसे यूएन के अंडर नहीं आती है, बट यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को रिपोर्ट करती है। मतलब इसको जरूरी नहीं है, बट ये करती है। अब यहां पर अगर बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के यूज को ये प्रमोट करती है, मतलब नॉन मिलिट्री पर्पसेस के लिए। नॉन मिलिट्री पर्पसेस के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी ये फोकस करती है। साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड उसको प्रमोट करती है। एंड कहीं ना कहीं न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जैसे फुकुशिमा या चिरनोबिल जैसी घटनाएं ना हो, उन स्टैंडर्ड्स को भी बिल्ड करने में ये हेल्प करती है। तो ये इंस्पेक्ट करती है, सेफगार्ड करती है इन केस ऑफ लाइक कोई भी किसी भी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी का या उसका नॉन पॉलिफरेशन जो आपकी ट्रीटी है उसको प्रमोट करती है ये। तो ये टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। मोर ओवर सेफ एंड सिक्योर न्यूक्लियर एनर्जी के यूज के ऊपर ये फोकस करती है। एंड एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये वेरीफाई करती है कि कभी कंट्री जो है नॉन पॉलिफरेशन जो ट्रीटी है उसको ठीक से फॉलो कर रही है या नहीं। तो रिपोर्ट, जैसा मैंने आपको कहा कि यूएन जनरल असेंबली को भी ये प्रोवाइड करती है और इवन सिक्योरिटी काउंसिल को भी ये प्रोवाइड करती है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपका रहता है। अब वैसे इसको आप टूथलेस टाइगर कह सकते हो, क्योंकि इसका कोई इन्फोर्समेंट की पावर नहीं है इसके पास। कंसेंट चाहिए होती है, सिक्योरिटी काउंसिल की मैंडेट चाहिए होती है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में आप ये मान के चलो वहाँ पर बैठा है चाइना, तो चाइना के रहते हुए पाकिस्तान को किस बात का डर है। एंड इवन अगर आप बात करो ये सेफगार्ड एग्रीमेंट की बात करें तो वॉलेंट्री नेचर के होते हैं, बाइंडिंग नेचर के नहीं होते। तो जैसे आप मान के चलो ईरान का केस है, वहाँ पर आज तक आप मान के चलो कि किस तरह से ईरान अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बिल्ट भी कर रहा है, तो उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं है इनके पास। तो अभी इंडिया का कंसर्न क्या है पाकिस्तान को लेकर, कहते हैं भी टेरर ग्रुप के पास जा सकता है। तो खासकर ये अलकायदा वगैरह के जो नेटवर्क हैं उनके पास, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत डीप लिंक है और कहीं ना कहीं इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये इन आर्सेनल को कहीं ना कहीं टेरर ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है। इवन अगर आप देखें तो हम 2 बार 3 बार पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट ब्रिंक पे थे न्यूक्लियर वॉर के। पहला जब 1999 में कारगिल वॉर हुई थी, एंड 2019 में बालाकोट, एंड अभी रिसेंटली। तो कहते हैं कि भी देखो आप ये मान के चलो पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी की कमी है, तो आप इस चीज को प्रमोट करो कि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा से ज्यादा आए पाकिस्तान के ऑपरेशंस में। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आई होप आपको आज के आर्टिकल्स पसंद आए हो। आज के आर्टिकल्स में इतना ही था। मंडे मिलते हैं नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।